हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 की इकोनॉमिक्स की बुक को कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है डेटा विश्लेषण के लिए बुनियादी कंप्यूटेशनल तकनीक। ठीक है, इस बुक में हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे हैं एंड उसमें भी हम ऑलरेडी यानी कि यूनिट 1 और यूनिट 2 को कवर कर चुके हैं। आज जो है वो हमारी यूनिट नंबर 3 है, यानी कि आज हमारी चैप्टर नंबर 3 की 3rd वीडियो है। ठीक है, आई होप आपने पहले की दोनों वीडियोस को देख लिया होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं 3rd वीडियो की तरफ। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रमाप विचलन को खंडित तथा अखंडित सारणी में कल्पित माध्य से निकालना। यानी कि आज हम ये सीखेंगे कि प्रमाप विचलन को खंडित और अखंडित श्रेणी में कल्पित माध्य से कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। और इसमें जो n है वो नंबर ऑफ आइटम्स को दिखाएगा, f जो है वो फ्रीक्वेंसी को दिखाएगी, और dx जो है वो डाइवर्शन ऑफ अज्यूम्ड मीन, यानी कि जो भी हमने अज्यूम्ड मीन होगा ना उसको दिखाएगा, जिसको हमने x माइनस ए से निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है हम उसे पढ़ लेते हैं। देखिए एवरीवन, स्टेप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको फॉर्मूला एंड स्टेप्स, ये दो चीज़ें तो ज़रूर लिखनी है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आप क्वेश्चन करने में गलती कर सकते हैं, बट अगर आपने स्टेप्स और फॉर्मूला बहुत अच्छे से लिख रखे हैं तो आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो एवरीवन, फॉर्मूले और स्टेप्स को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है, यदि अखंडित सारणी दी गई है तो वर्गों के मध्य बिंदु निकालिए। यानी कि अगर श्रेणी जो है वो अखंडित है तो हमें क्या करना है, मिड पॉइंट्स निकालना है। उसके बाद इन मध्य बिंदुओं में से कोई एक मूल्य को कल्पित माध्य मान लो। यानी कि हमें क्या करना है, उसमें से कोई एक कल्पित माध्य जो है अज्यूम कर लेना है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो हम वही टेबल से लें, हम वो बाहर से भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्री होते हैं हम बाहर से मानने के लिए या अज्यूम करने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इस कल्पित मूल्य से विभिन्न माध्य बिंदुओं या बिंदुओं के ये डाइवर्शंस यानी कि विचलन निकालो। इस प्रकार हम dx का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कल्पित मूल्य से मध्य बिंदुओं को निकालना है ताकि हम डाइवर्शन यानी कि dx जो है वो प्राप्त कर सकें। उसके बाद हमें क्या करना है, उपयुक्त विधि द्वारा निकाले गए dx के वर्ग निकालो और उन्हें dx में, यानी कि हमें क्या करना है, अब dx निकालना है, dx का स्क्वायर निकालना है ताकि हमें dx स्क्वायर प्राप्त हो सके। उसके बाद क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को dx तथा dx स्क्वायर से प्रत्येक वर्ग के लिए गुणा करके उसका जोड़ करो ताकि हमें सिग्मा एफ डी एक्स प्राप्त हो सके और सिग्मा एफ डी एक्स का मूल्य जो है वो ज्ञात हो जाए। यानी कि हमें बेसिकली कहाँ तक पहुँचना है, सिग्मा एफ डी एक्स तक पहुँचना है। आई होप आपको स्टेप समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि स्टेप्स बहुत ही ईजी एंड क्लियर हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूले का यूज़ करना है और हमें प्रमाप विचलन को विधि द्वारा यानी कि फॉर्मूले द्वारा निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको dx निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो dx कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें x जो मिड पॉइंट्स है ना हमारे, हमें मिड पॉइंट्स में से किसी एक को भी अपना अज्यूम कर लेना है मीन। तो जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन में इन्होंने 17 को मीन अज्यूम किया है, तो अब हम क्या करेंगे, 12 में से 17 को माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। ये हमारा dx निकल के आता है। यानी कि x में से जब भी हम मीन को निकालते हैं तो हमारा dx निकल के आता है। ठीक है, यहीं 17 में से अगर हम 17 को निकालेंगे तो 0, और अगर 22 में से 17 को निकालेंगे तो प्लस का 5, 27 में से अगर हम 17 को निकालेंगे तो प्लस का 10, उसके बाद 32 में से अगर हम 17 को निकालेंगे तो 15 आएगा। अब हमें क्या दिया हुआ था, उसके बाद था कि हमें इसका स्क्वायर करना, यानी कि हम सभी का स्क्वायर करेंगे एंड देन उसके बाद हम अपनी एफ डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। और एफ डी एक्स की वैल्यू जब हम प्लस कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी हमारी सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस ये आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, बाकी टेबल आपकी ऐसे ही बन जाएगी, बस आप स्टेप्स फॉलो करते जाइए। उसके बाद क्या करना है, हमें फॉर्मूला में रखना है, सारी वैल्यूज़ को आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या रखना था, सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू रखनी थी। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, ये रही सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे हम सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू रखेंगे। उसके बाद क्या रखना है, हमें एन की संख्या रखनी होती है, यानी कि 45 हमारा एन था तो हमने 45 एन रख दिया। उसके बाद हमें क्या रखना है, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में एन। तो देखिए सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में एन, यानी कि सिग्मा एफ डी एक्स ये रहा हमारा 225 एंड देन हम अपॉन में 25 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है
पद विचलन की सहायता से प्रमाण विचलन निकालना, यानी कि अब हम पद विचलन की सहायता से प्रमाण विचलन को निकालेंगे। तो इसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। मैं बता देती हूँ इसमें सारी जो टर्म्स हैं उसका क्या क्या मतलब है। यहाँ पे जो n दिया हुआ है इसका मतलब है टोटल आइटम्स। आप एक बात याद रखिए कि n का मतलब ज़्यादातर टोटल आइटम्स से ही था, या फिर हम टोटल फ्रीक्वेंसी से भी बोल सकते हैं। जब सम कहेगा फ्रीक्वेंसी का, यानी कि अगर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कहे तो वो n की वैल्यू कहलाती है, बट अगर टोटल आइटम्स भी दे रखे हैं तो भी हम उसे n ही कहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आई की वैल्यू, आई का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आई का मतलब क्या होता है, कॉमन वैल्यू या कॉमन फैक्टर, ठीक है। उसके बाद dx की वैल्यू है जो स्टेप डाइवर्शन को बताता है, यानी कि पद विचलन को बताएगा, जो कि कैसे निकलेगा, x माइनस ए अपॉन में आई कर देंगे तो हमारा स्टेप डाइवर्शन जो है वो निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद f है, f हमारा फ्रीक्वेंसी को दिखाएगा, ठीक है। चलिए इसके भी स्टेप्स पढ़ लेते हैं, इसमें भी स्टेप्स दिए हुए हैं, काफ़ी स्टेप्स हैं इसके। तो सबसे पहला जो स्टेप है, यदि अखंडित सारणी दी गई है तो वर्गों के मध्य मूल्य निकालो, यानी कि वही सेम है। अगर सारणी अखंडित होगी तो हमें वर्गों के मध्य मूल्य ही निकालने होंगे हर सिचुएशन में, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन माध्य मूल्यों में से किसी एक माध्य मूल्य को कल्पित माध्य यानी कि अज्यूम कर लो, हम उसको कल्पित यानी कि अज्यूम्ड मीन कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ग के लिए विचलन निकालो जिसके लिए मध्य मूल्य तथा कल्पित मूल्य का अंतर लो, यानी कि अब हमें क्या करना है, मध्य मूल्य और कल्पित मूल्य का अंतर लेना है, ठीक है। और क्या निकालना है, इसके लिए विचलन निकालना है, विचलन निकल जाएगा इससे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रकार हमारे सामने dx आएगा। तो इस बार जो हमारे सामने dx आएगा वो क्या आएगा कि हमें मध्य मूल्य में से कल्पित मूल्य को घटाना है, तब हमारा dx निकल के आएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। इसके बाद इस विधि में यह आवश्यक है कि प्रत्येक विचलन में कोई भी एक सामान्य मूल्य यानी कि कॉमन वैल्यू पाई जाए, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ना कोई एक कॉमन वैल्यू हो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें आई दिया हुआ है, आई का मतलब कॉमन फैक्टर है, यानी कि कोई भी कॉमन वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, जब dx में सामान्य वैल्यू से भाग करेंगे तो हमारे पास पद विचलन यानी कि स्टेप डाइवर्शन यानी कि dx पाया जाएगा। तो सामान्य मूल्य जो है हम उसका जो भाग करेंगे वो किससे करेंगे, dx से करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास पद विचलन यानी कि स्टेप डाइवर्शन निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रत्येक पद विचलन का वर्ग निकालो, जिससे हमें dx स्क्वायर प्राप्त होगा। अब जो dx हमने निकाला है उन सबका स्क्वायर कर दो तो हमारे पास dx स्क्वायर निकल के आ जाएगा। उसके बाद देखिए प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति को dx तथा dx स्क्वायर से गुणा करके उनका जोड़ करो ताकि सिग्मा एफ डी एक्स या और सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर का मूल्य ज्ञात हो। देखिए वही सेम स्टेप्स हैं, आपको क्या करना है, एक ही बार स्टेप याद करने पड़ेंगे और थोड़े बहुत एक ज़्यादा या कम स्टेप्स हो जाएंगे, अदरवाइज ज़्यादातर में एक जैसे ही स्टेप है। उसके बाद क्या करना है, हमें फॉर्मूले का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे भी एक टेबल दी हुई है, इसी तरीके से निकाला हुआ है, मैंने अभी आपको बताया भी था। मीन है वो अज्यूम करना होता है, तो यहाँ पे 22 मीन अज्यूम किया है, तो हमें क्या करना होता है, मिड पॉइंट को इसमें से माइनस करना होता है, यानी कि इसे हमें मिड पॉइंट में से माइनस करना है। तो 12 में से अगर हम 22 माइनस करेंगे तो 10 आएगा निकल के हमारे पास, 17 में से करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, 22 में से करेंगे तो 0 आएगा, 27 में से करेंगे तो 5 आएगा, एंड 32 में से करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो वैल्यूज़ आई हैं हमें उन सबका स्क्वायर कर देना होता है। और देखिए ये वाली जो फॉर्मूला, ये वाला जो आई की वैल्यू है, मैंने अभी आपको बताया था, आपको क्या करना है, आपको स्टेप डाइवर्शन में से मिड पॉइंट को माइनस कर देना है, तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी टेबल बिल्कुल सेम एज इट इज़ है जैसी पहले वाले क्वेश्चन में थी, तो आप इसे सेम तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में अपने सारी जो डिजिट्स हैं उनको रखना है, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, और माइनस करना है आपको एफ डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर, और इनटू में आई करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको मैंने पीछे भी बताया था, तो आपको बस क्या करना है, इस फॉर्मूले में अपनी चीज़ों को रखना है, अपनी जो संख्या है उनको रखना है, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, अपॉन में आपको एन रखना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स यानी कि यहाँ पे जो सिग्मा एफ डी एक्स है उसकी वैल्यू रखनी है, देन अपॉन में एन रखना है और उसका होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे 60 अपॉन में 45 रखा हुआ है इसकी वैल्यू, एंड 0 अपॉन में 45 इसकी वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। और इंटू करना है हमें 5 से, क्योंकि 5 जो था वो हमारा कॉमन फैक्टर था, ठीक है, यानी कि जो भी फैक्टर मैंने आपको बताया था जो कि 2 कॉमन होना चाहिए, यानी कि देखिए क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे भी 5 था, तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो इसमें कॉमन है, तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर 5 ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रमाप विचलन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा दो या दो से अधिक सारणियों का संयुक्त प्रमाप विचलन निम्नलिखित फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। यानी कि इसमें एक और फॉर्मूला दे रखा है जिसमें ये कहा गया है कि अगर दो या दो से अधिक सारणियाँ दे रखी हैं तो उस टाइम पे भी आप प्रमाप विचलन आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए यह आपको बड़ा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एंड मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ कि जहाँ पे N1 और N2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम ऑफ टू सीरीज। यानी कि इसमें क्या है, अगर आपके पास दो सीरीज दे रखी हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स लिखने होंगे। यानी कि जो जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं आपको वो लिखने होंगे। उसके बाद x1 और x2 की जो वैल्यू है वो मीन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज, यानी कि पहली और दूसरी सीरीज का जो मीन है आपको वो निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, x12 का मतलब है कंबाइंड मीन ऑफ टू सीरीज, यानी कि आपको कंबाइंड मीन निकालना है। तो दोनों का मीन निकालेंगे, तो दोनों का मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x1 इंटू N1 प्लस x2 इंटू N2 अपॉन में कर देंगे N1 प्लस N2। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है एवरीवन। आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो ये 12 है ये बताता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डाइवेशन ऑफ टू सीरीज, यानी कि दोनों ही इस जो सीरीज है उनका कंबाइंड डाइवेशन लेना है आपको। उसके बाद क्या करना है, स्टैंडर्ड डाइवेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज, यानी कि जो स्टैंडर्ड डाइवेशन है वो लेना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस फॉर्मूला का यूज़ आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा है और क्वेश्चन में सभी वैल्यूज़ को पुट करके भी दिखा रखा है। देखिए यहाँ पे तो ये रही सारी वैल्यूज़ और आप इन वैल्यूज़ को देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो N1 इसमें 10 दे रखा है हमारा, N2 जो है वो 15 है। ठीक है, देखिए ये रहा N1 10 और N2 15 है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास 15 है, देन हमारे पास ये 20 है। देन उसके बाद हम सभी वैल्यूज़ जो है वो निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइवेशन भी दे रखा है। ये वाला जो साइन होता है ना आपका, ये ऐसे वाला जो साइन होता है ये स्टैंडर्ड डाइवेशन का होता है। तो देखिए स्टैंडर्ड डाइवेशन इसमें 4 दे रखी है एंड इसमें जो दे रखी है वो 5 दे रखी है, यानी कि ये पहली वाली स्टैंडर्ड डाइवेशन, उसके बाद ये दूसरी वाली स्टैंडर्ड डाइवेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस फॉर्मूला में रखने में। आप सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको फॉर्मूला में रखिए और उनको एक बार में सॉल्व करके आपको रूट से बाहर निकाल लेना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा एवरीवन। यहाँ पे यही मसला है। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला दिया हुआ है। एक और फॉर्मूला क्या है, इसमें हमें क्या करना है, बस देखिए यहाँ पे हमें x1 इंटू N1 प्लस x2 इंटू N2 अपॉन में N1 प्लस N2। ठीक है, मैंने आपको अभी भी बताया था आपको क्या करना है, x1 इंटू N1 करना है, x2 इंटू N2 करना है, अपॉन में N1 प्लस N2 कर देना है। आपका ये जो डाइवेशन है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड फॉर्मूला में सारी चीज़ों को रख देना है। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस द वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डाइवेशन आर गिवन 20 एंड 8, यानी कि जो मीन है वो तो 20 दे रखा है आपको एंड जो स्टैंडर्ड डाइवेशन है वो आपको 8 दे रखा है। यानी कि मीन क्या है आपको 20 दे रखा है एंड स्टैंडर्ड डाइवेशन जो है वो आपको कितना दे रखा है, वो 8 दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, बाय मिस्टेक 2 वैल्यूज़ आर टेकन एज 2 and 6 इंस्टेड ऑफ 4 and 8। यानी कि क्या हुआ है कि हमें 4 and 8 वैल्यूज़ लेनी थी बट गलती से क्या ले लिया, 2 and 6 ले ली हैं। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ करेक्ट मीन एंड वेरिएंस। देखिए हमें क्या करना है, अब हमें करेक्ट मीन फाइंड करना है, क्योंकि मिस्टेकनली क्या हुआ है कि डिजिट्स जो है उनकी अल्टा पल्टी हो गई है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका करेक्ट मीन जो है वो देखना होगा कि करेक्ट मीन क्या होगा। तो देखिए देख लेते हैं, इसमें n की वैल्यू 10 दे रखी है एंड जो x है वो 20 है एंड जो स्टैंडर्ड डाइवेशन है वो 3 है। ठीक है, उसके बाद अनुचित मूल्य हमने 2 और 6 लिए हैं और उचित मूल्य क्या होना चाहिए था, 4 और 8 होने चाहिए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं उचित माध्य की गणना कैसे करेंगे हम। बस सिंपल है, हमें सिग्मा x अपॉन में n करना है या फिर हम सिग्मा x भी कर सकते हैं, ऐसे भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो 10 इंटू 20 किया है तो ये 100 हो गया, किंतु गलत है क्रम में गलत मूल्यों के आने पर, यानी कि ये जो निकला है ना, कि हमारा गलत वाला निकला है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने गलत संख्याएं ली थी वो इनमें से माइनस कर देंगे और जो सही संख्याएं होनी थी वो हम इसमें जोड़ देंगे। तो 200 हमारा अगर ये मीन निकल कर आया है तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो 2 और 6 हमने गलत लिया था, 2 और 6 तो हमने गलत लिया था। ठीक है, तो हम 2 और 6 को तो माइनस करेंगे और 4 और 8 जो था वो हमें सही लेना था, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे। तो देखिए इसी तरीके से है, 2 और 6 को माइनस किया गया है और 4 और 8 को प्लस किया गया है, तब ये 204 बैठता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब उचित माध्य निकालने के लिए क्या करना है, हमें 204 अपॉन में 10 कर देना है, क्योंकि अब ये जो था ये हमारा
योग था, अब हम योग को टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है उचित माध्य निकल के आ जाएगा। तो 20.4 जो है वो हमारा उचित माध्य होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट वेरिएंस, यानी तो हमें करेक्ट वेरिएंस भी निकालना था। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस होता है सिग्मा बार। ठीक है, बार स्क्वायर। इसको निकालने के लिए भी बस हमें ये फॉर्मूला रखना है और सारी चीज़ों को फिल कर देना है, तो हमारा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रमाण विचलन के लाभ, यानी कि प्रमाण विचलन जो होता है उसके क्या क्या लाभ होते हैं। प्रमाण विचलन अपकरण की सबसे उत्तम विधि है क्योंकि यह सारणी सभी मूल्यों को ध्यान में रखता है तथा गणितज्ञ रूप से भी इसका आगे विश्लेषण भी किया जा सकता है। यानी कि प्रमाण विचलन जो है ये सारणी में सभी मूल्यों को ध्यान में रखता है और गणितज्ञ रूप से भी हम इसका आगे प्रयोग कर सकते हैं। इस वजह से इस विधि को अच्छा माना जाता है। ठीक है, प्रमाण विचलन सामूहिक रूप से दो या दो से अधिक सारणियों का निकाला जा सकता है। यानी कि हम ये नहीं कह रहे कि हम सिर्फ एक ही सारणी का प्रमाण विचलन निकाल सकते हैं, नहीं, अभी मैंने आपको बताया था कि हम पूरी दो या दो से अधिक का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम उसे ग्रुप में भी निकाल सकते हैं। दो या दो से अधिक सारणियों की अपकरण के आधार पर तुलना की जा सकती है, यानी कि हम यहाँ पे तुलना भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब प्रमाण विचलन की कुछ हानियां भी हैं, चल के देख लेते हैं। तो प्रमाण विचलन निकालने में कठिनाइयां आती हैं, जी होता है, बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं क्योंकि यह सबसे कम तथा सबसे अधिक मूल्यों को अधिक महत्व देता है। यानी कि इसमें भी यही होता है कि सबसे कम और सबसे अधिक मूल्य को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आपका प्रमाण विचलन क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपकिरण की बिंदु रेखीय माप, यानी कि लॉरेंस वक्र। हम पिछले वाले चैप्टर में भी लॉरेंस वक्र के बारे में पढ़ा था और इस वाले चैप्टर में भी हम देखेंगे कि अपकिरण की जो माप है वो लॉरेंस वक्र द्वारा कैसे की जाती है। ठीक है, तो अपकिरण ज्ञात करने के लिए बिंदु रेखीय रीति का भी प्रयोग किया जाता है। अपकिरण की माप इस रीति का प्रतिपादन डॉक्टर मैक्स और लॉरेंस ने किया था। यानी कि लॉरेंस जो वक्र है उसका जो प्रतिपादन किया है वो डॉक्टर मैक्स और लॉरेंस ने ही किया है। ठीक है, इस रीति को संचयी प्रतिशत वक्र भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए, याद रखिएगा। जो मदों तथा धन लाभ आय आदि के प्रतिशत का समूह होता है, यानी कि इसमें इन सभी चीजों का प्रतिशत दिखाया जाता है। ठीक है, लॉरेंस वक्र बनाते समय हमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं, चलिए देख लेते हैं। कुछ प्रक्रियाएं हैं। नंबर 1 प्रक्रिया जो है वो है मूल्य तथा आवृत्तियों की संचय योग ज्ञात करके अंतिम योग 100 मानकर प्रत्येक संचय मूल्य को प्रतिशत में बदल दिया जाता है। यानी कि हम क्या करेंगे, हमें प्रत्येक जो मूल्य है उसको प्रतिशत में बदलना होगा। ठीक है, ये पहली शर्त होती है। उसके बाद ग्राफ पेपर पर भुजाक्ष यानी कि ओ एक्सिस हमें क्या करना होता है, ये जो एक्सिस है वो इस तरीके से होता है। तो एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा केंद्र होता है, यानी कि हम यहाँ इसे ओ मान सकते हैं। तो ओ एक्स एक्सिस होगा, उस पर संचय आवृत्तियों के प्रतिशत लिए जाते हैं। यानी कि जो एक्स एक्सिस होगा उस पर हम क्या करेंगे, हम उस पर प्रतिशत लेंगे। ठीक है, इसके बाद उसको बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है और ओ एक्स भुजा पर 100% की ओर से 0% की ओर चलते हैं। यानी कि बढ़ते नहीं है, हम बढ़ते नहीं है, हम बढ़ते हुए से घटते हुए की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है कोटि अक्ष, यानी कि ओ वाई अक्ष, यानी कि ओ वाई जो एक्सिस होता है उस पर संचय मूल्य का प्रतिशत लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, संचय मूल्य के प्रतिशत लेंगे यहाँ पे भी, तथा कोटि अक्ष को बराबर भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि दोनों अक्षों में विभिन्न भाग पर परस्पर समान हो सकें। ओ वाई कोटि पर 0 से 100 की ओर चला जाता है। यानी कि अब हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे जो है हमें छोटे से बड़े की ओर चलना होता है। ठीक है, तो आगे कुछ शर्तें हैं, चलिए इन्हें भी पढ़ लेते हैं। तो फोर्थ जो शर्त है वो कहती है कि भुजा यानी कि ओ एक्स एक्सिस के शून्य बिंदुओं को कोटि अक्ष के 100 से मिला दिया जाता है। यह सीधी रेखा समान वितरण की रेखा कहलाती है। यानी कि हम क्या करेंगे, हम सीधी रेखा खींचेंगे। जैसे हमारा ये वक्र है तो हमें क्या करना है, एक समान रेखा खींचनी होती है। इसको हम क्या कहेंगे, समान वितरण की रेखा, यानी कि सीधी रेखा खींचनी होती है। फिर हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ जो है, अब दोनों तरफ हम इसके वक्र बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि संचय प्रतिशत तथा संचय आवृत्ति प्रतिशत के आधार पर विभिन्न बिंदुओं को दर्शाया जाता है। इन बिंदुओं को मिलाने से वक्र बन जाता है, यह लॉरेंस वक्र कहलाता है। यानी कि फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये लाइन खींच ली उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, अपने पॉइंट्स को रखेंगे। जैसे हमारे ये इस तरीके से पॉइंट्स रखेंगे, इन सबको मिला देंगे तो यही जो होगा वो लॉरेंस वक्र होगा। ठीक है, उसके बाद लॉरेंस वक्र की तुलना समान वितरण रेखा से की जाती है और इन दोनों के बीच की दूरी अपकिरण की स्थिति स्पष्ट करती है। यह समान वितरण की रेखा से जितना दूर होता है अपकिरण तथा असमानता उतनी ही अधिक होती है। यानी कि यहाँ पे मेरी समानता की रेखा है और यहाँ पे जो वक्र है वो इतना दूर है, तो इससे क्या होगा कि जितनी ज़्यादा दूर होगा उतनी ज़्यादा असमानता होगी, पर जितने ज़्यादा पास होगा उतनी ज़्यादा समानता देखी जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे आपको इसका वक्र दिखाती हूँ, देखिए कैसा बना हुआ है।
तो चलिए देख लेते हैं हम अपने लॉरेंस वक्र को। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन खींचनी होती है, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों ही वक्र को में पॉइंट बनाना शुरू करते हैं, और जब हमारे सारे पॉइंट बन जाते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, उन्हें मिला देते हैं आपस में एक दूसरे से। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, देखिए यहाँ पे क्या है, कम डिस्टेंस है, बट इसमें ज़्यादा है, यानी कि इसमें जो स्पष्टता है वो क्लियर नहीं होगी, यहाँ पे ज़्यादा असमानताएं देखने को मिल सकती हैं। बट इसमें जो असमानताएं देखने को मिलेंगी वो कम मिलेंगी, क्योंकि ये वाला जो वक्र है वो यहाँ पे पास है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल भी बनी हुई है इससे रिलेटेड, अगर आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले परसेंटेज निकालनी है, फिर कंपनी ए की निकालनी है, फिर उसके बाद कंपनी बी की निकालनी है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सी एक्स निकालना है, फिर सी एफ ए निकालना है, एंड देन सी एफ बी निकालना है। ठीक है, आप सारी चीज़ों को बहुत आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे परसेंटेज निकाली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। एक्चुअली निम्नलिखित की सहायता से चतुर्थक अंतर और अर्ध चतुर्थक अंतर तथा चतुर्थक विचलन का गुणांक निकालिए। यहाँ पे क्या करना है, आपको 4 चीज़ें निकालनी है। चतुर्थक अंतर निकालना है, अर्ध चतुर्थक अंतर निकालना है, उसके बाद चतुर्थक विचलन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसके बाद सेमी क्वार्टाइल रेंज, उसके बाद हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए टेबल दी गई है और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि इसके जो फॉर्मूलेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर हमें क्वार्टाइल रेंज निकालनी है तो हमें क्या करना है, L1 + 3n अपॉन में 4 माइनस सी एफ ओ और अपॉन में एफ इंटू ये जो होता है ये डिफरेंस का, यानी कि जो कॉमन फैक्टर होता है उसका निशान होता है। ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं अपनी पार्ट वीडियो जो हमने 2 बनाई थी, यानी कि चैप्टर नंबर 3 की जो हमने वीडियो 2 करी थी, पार्ट 2 किया था, उसमें मैं ऑलरेडी आपको ये फॉर्मूला एंड ये क्वेश्चंस जो हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला भी बताया है एंड उसको बताया भी है कि उसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी मध्य विचलन निकालना है, साधारण मध्य से, वो भी आप इसको भी सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3, वो क्या कहता है कि किसी उद्योग से संबंधित 2 फर्म ए और बी में मजदूरों को दी जाने वाली मासिक मजदूरी के विश्लेषण में निम्नलिखित परिणाम दिए गए हैं। यानी कि यहाँ क्या दिया हुआ है कि फर्म ए है एंड फर्म बी है, उसमें क्या है, यहाँ के मजदूरों की मासिक मजदूरी का विवरण किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ वेज अर्न्स, यानी कि नंबर ऑफ वेजेस जो वो अर्न करते हैं, फिर एवरेज मंथली जो वेजेस हैं उनके वो। ठीक है, यानी कि ये जो है वो इनकी इतनी कमाई है दोनों की। फिर उसके बाद क्या है, वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी फर्म ए या बी अधिक मासिक मजदूरी का भुगतान करती है, यानी कि कौन सी फर्म है जो ज़्यादा मजदूरी का भुगतान करती है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किस फर्म में व्यक्तिगत मजदूरी में अधिक विचरणता है, यानी कि किस में व्यक्तिगत मजदूरी में अधिक जो डिफरेंसेस है वो हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, दोनों फर्म में संयुक्त औसत तथा परिमाप विचलन निकालो, यानी कि दोनों का संयुक्त विचलन और परिमाप विचलन हमें निकालना था। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आपका जो सोल्यूशन है, इन दिस कनेक्शन वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल वेजेस इन फार्म ए एंड बी। हमें क्या करना है, टोटल वेजेस निकालने हैं फार्म ए एंड बी के। टोटल वेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ वर्कर्स इन द एवरेज मंथली वेजेस, यानी कि हम क्या करेंगे, टोटल वर्कर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे मंथली वेजेस में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वेजेस निकल के आ जाएगा। देयरफॉर इन फर्म ए टोटल वेजेस आर 200 × 50। क्यों, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे 200 जो था, देखिए मैं बताती हूँ, ये तो था नंबर एंड ये था जो कि वो मंथली कमाते हैं। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो ये फॉर्म ए का निकल के आ जाएगा, एंड जब हम 100 की मल्टीप्लाई 45 से कर देंगे तो इसका टोटल वेजेस निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ये क्या कहता है, एंड फर्म बी टोटल वेजेस आर 100 × 45। मैंने आपको बताया 100 × 45 करना है, देन उसके बाद ये 45 100 हो जाएगा। देयरफॉर इन फर्म ए मोर वेजेस आर बीइंग पेड, यानी कि फर्म ए जो है उसमें ज़्यादा वेजेस पे किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। In order to find greater variability, we are required to calculate coefficient of variation can बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, यानी कि हमें क्या करना है, अब हमें कोफिशिएंट निकालना है वेरिएशंस का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे एंड उसके बाद निकाल देंगे। देखिए कैसे निकालना है, देयरफॉर कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट वेरिएशंस इज के शोन बिलो, यानी कि यहाँ पे दिए हुए हैं
जो टोटल नंबर थे वो हैं, देन उसके बाद 100 है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका हमें बेसिकली क्या करना है, इसका हमें रूट कर देना। तो ये क्या आएगा, 10 का आ जाएगा। तो कोफिशिएंट जो होगी उसका हमें क्या करना होगा, हमें उसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10/50 इंटू 100 करेंगे तो वो 20% आ जाएगा। देन इसी तरीके से हम इसका करेंगे, तो इसका अगर 121 है तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे जो 11 होगा। देन हम उसे 11/45 रख देंगे और इंटू कर देंगे 100 से। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है, इसीलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका आ जाएगा 24.4, यानी कि इसका ज़्यादा है और इसका कम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके और भी फॉर्मूलाज हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों की श्रेणियों का विचलन गुणांक निकालो, यानी कि हमें क्या करना है, विचलन गुणांक निकालना है। जस्ट हमने अभी निकाल के देखा है विचलन गुणांक, तो आप आसानी से इसे निकाल पाएंगे। फॉर्मूला आपका यही है। आपको क्या करना है, पहले कोफिशिएंट निकालना है, देन उसके बाद एक्स की वैल्यू रख के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आपका जो कोफिशिएंट है वो निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आपको सेम तरीके से क्वेश्चन करना है जो हमने ऊपर वाला किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी में प्रमाप विचलन निकालो, यानी कि हमें क्या करना है, प्रमाप विचलन निकालना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग तरीके का है। यहाँ पे देखिए माइनस से शुरू होता है, -30 to -20, -20 to 10, -10 to 0, एंड देन उसके बाद 0 to 10, देन उसके बाद 10 to 20। ये है हमारे इंटरवल्स। उसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, एंड देन हमारे पास n की वैल्यू भी दे रखी है। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला रखना है जो हम फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि था हमारा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन और सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर इंटू आई। आई का मतलब क्या होगा, जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा वो होगा। देखिए क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं सारे, आप सभी क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन के जरिए से कर सकते हैं, बट आपको क्या होना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको सारी शर्तें याद होनी चाहिए। फॉर्मूला और शर्तों के बेसिस पर भी आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला एंड आपको शर्तें भी नहीं याद होंगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एवरीवन रिक्वेस्ट है कि फॉर्मूला एंड शर्तें तो प्लीज़ याद करके जाइएगा। एंड देखिए ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले अटेम्प्ट किया था, तो हमें क्या करना है, बट सेम वैल्यू रखनी है जो भी वैल्यू हमारे पास है। जैसे यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू हमें यहाँ रखनी है, देन उसके बाद सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ रखनी है, देन यहाँ पे हमें एन की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 की वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम ID को भी चेकआउट कर सकते हैं और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो हमारे ब्लॉगर को भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।